तो स्वागत है दोस्तों आपका बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। और हम लोग अपना जो चर्चा कर रहे थे जिसे जियोग्राफी एनसीईआरटी का क्लास 7 की जो जियोग्राफी थी प्यारे बच्चों, उसी में हम लोग चर्चा किए थे पिछले लेक्चर में मुख्य स्थलाकृति जिसे मेन लैंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो उसकी चर्चा कर रहे थे। अब आज उसी के आगे का सेगमेंट जो होगा हमारा वो होगा आपका नदी के कार। नदी के कार्य ही आपका एनसीईआरटी में उसके जस्ट नेक्स्ट जो जिसे बोलते हैं पैराग्राफ है। छोटी छोटी चीजों को हम एक साथ इकट्ठे इसलिए नहीं पढ़ रहे ताकि आप लोगों को कहीं बोरियत न महसूस हो, और कॉन्सेप्ट के रूप में हम थोड़ी थोड़ी चीजें को ही आगे बढ़ाकर चलेंगे। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको प्यारे बच्चों जो चीज पढ़ना होगा उतने पे ही आप वो चीज पढ़कर देखकर समझ लीजिए। अगर अगला पैराग्राफ आपको समझना है तो उसके लिए अगला वीडियो मुझे लगता है ये ज्यादा सुइटेबल रहेगा, आपके लिए भी बेहतर रहेगा। एक माइंड फ्रेश करने के लिए बीच बीच में छोटा सा गैप जरूर चाहिए। इसलिए अगर आप नेक्स्ट वीडियो को देखना चाहेंगे तो फिर से आप जाकर वहां पर देख लेंगे। तो ये शॉर्ट ब्रेक भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक फ्रेशनेस की तरह और एक जरा जो हम बोलते हैं कि आपका मूड अच्छा सा बना रहे उसके तरह कार्य करेगा। तो आज चलिए जो हम टॉपिक की बात करेंगे वो हमारा एनसीईआरटी क्लास 7 का जो जियोग्राफी है उसका लेसन 3 जिसमें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं आज नदी के कार्य। तो हम लोग हेडिंग जो डालेंगे वो है नदी के कार्य, ठीक है ना। अब नदी के कार्य क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम लोग अच्छे से समझेंगे। यानी कि वर्क ऑफ रिवर, नदी के कार्य का मतलब प्यारे बच्चों क्या होगा, वर्क ऑफ रिवर, यानी कि जो नदी का कार्य होगा उसके बारे में बेहतरीन तरह से हम लोग समझेंगे। बताइए जो नदी होती है प्यारे बच्चों, नदी क्या करेगी बताइए। अगर नदी एक जगह से बह रही है, हमारे बताइए मान लीजिए ये नदी है इस तरह से, अगर ये नदी प्यारे बच्चों बह रही है तो इधर से कुछ ना कुछ कटाव करेगी। जो मिट्टी होगी वो पानी के साथ बह के जाएगी कि नहीं, कट के जाएगी कि नहीं, उसमें जो कंकड़ पत्थर होंगे वो भी बहकर जाएगा कि नहीं। तो बहते हुए जाते जाते कहीं ना कहीं तो वो जमाव करेगी, कहीं कहीं वो उस मिट्टी को लाकर गिरा देगी, उसके आगे वो नहीं बहाएगी। ये तो समझ रहे हैं ना। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम बोले कि ये हमारा भूखंड है, क्या है भूखंड, भूखंड का प्यारे बच्चों कहने का मतलब वह स्थान जहां पर क्या हो, स्थल हो, यानी कि जहां पर आपके मानव आवास हो, जीव जंतुओं के आवास हो, ऐसे सभी स्थानों को भूखंड में शामिल करते हैं। तो नदी के किनारे के जो ये सभी स्थान है, इधर भी जो स्थान है, ये सभी भूखंड है, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं आपका दृश्य भूखंड। हमको आंखों से दिखाई देता है ना, तो आंखों से जो दिखाई देगा उसे हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, दृश्य भूखंड या दृश्य भूमि बोलते हैं, ठीक है ना। अब बताइए ये जो दृश्य भूखंड या जो दृश्य भूमि है ये किसके कारण, ये जो नदी है, नदी के बहाव के कारण प्यारे बच्चों क्या करती है, अपर्दन करती है। अपर्दन, अपर्दन का मतलब क्या होता है, इरोजन करती है। क्या करती है, इरोजन करती है। और जो ये अपर्दन करती है प्यारे बच्चों लगातार करती रहती है ना। ऐसी बात थोड़ी ना है कि एक बार ये मिट्टी काट दी नदी उसके बाद क्या मिट्टी का कटाव नहीं करेगा, नहीं, ये धीरे धीरे ऐसी प्रक्रिया होती है प्यारे बच्चों कि ये मिट्टी का कटाव करता रहता है। अगर ये मिट्टी का कटाव अपर्दन करेगा तो ये लगातार करेगा कि नहीं, तो ये कंटिन्यूअसली आपका क्या करती है, कंटिन्यूअसली आपका ये जो है इरोजन करती है। ये बात समझ में आ रहा होगा। तो हमारा जो पहला पॉइंट निकल कर आता है, जो हमारे दृश्य भूमि होता है, वो जो दृश्य भूमि है लगातार अपर्दन करती रहती है, ठीक है ना। क्यों लगातार अपर्दन करती है, क्योंकि हमारे दृश्य भूमि पर क्या बह रही है, रिवर। इन नदियों के द्वारा ही जो मिट्टी का कटाव होता रहता है, लगातार होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि दृश्य भूमि पर लगातार इरोजन या अपर्दन होता रहता है। आपके जो एनसीईआरटी में ही लिखा है तो वही बात लिखा है। क्या लिखा है आपका कि जो आपका दृश्य भूमि है, ऐसा नहीं लिखिए, लिखिए नदी द्वारा क्या किया जाता है, दृश्य भूमि पर क्या किया जाता है, लगातार अपर्दन होता रहता है। लगातार अपर्दन क्या होगा, होता रहता है,
अब ये जो दृश्य भूमि है, दृश्य भूमि का मतलब ऐसा भूमि जिसे हम क्या करते हैं, देख सकते हैं आंखों से, उसे ही बोलते हैं दृश्य भूमि। अब उस पर लगातार अपर्दन यानी कि कंटिन्यूअसली इरोजन होता रहता है, ठीक है ना। तो ये बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई है कि किस तरह से अपर्दन होगा, क्योंकि नदी अगर बह रही है प्यारे बच्चों तो उसको किनारे का मिट्टी काटेगा या अन्य प्रकार के कंकड़ पत्थर जो भी है उसको बहाकर लाएगा। तो अपर्दन होना स्वाभाविक है, इरोजन होना स्वाभाविक है। तो ये बात अगर आपको समझ में आई है तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब बताइए, अगर ये दृश्य भूमि का अपर्दन हो रहा है और ये जो नदी है, जो नदी बह रही है, ये नदी आगे चलते हुए जब जाएगी तो ये मान लीजिए ये नदी है, ये नदी है, और ये नदी अगर ऐसे बह रही है, ये नदी जो है इस तरह से बह रही है और आगे जा रही है, तो आगे जाएगी बच्चों तो क्या होगा, इसको कहीं ना कहीं एक घाटी, एक ढाल मिलेगा जिसकी तरफ ये बढ़ती हुई जाती है। तो मान लीजिए ऐसी कोई घाटी मिली, अब यहाँ पर बहुत सारा ढाल है, कुल मिला के एक गहरी खाई आप समझ लीजिए, एक गहरी खाई है। तो इस गहरी खाई में इस तरह से है, ये जो आपका जो समझ लीजिए ये पूरा भूमि है, ये क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, ये पूरा भूमि आप समझ लीजिए। और इस भूमि पर ये नदी क्या कह रही है, ये नदी पूरी तरह से बह रही है। ये देखिए इस भूमि खंड पर ये नदी बह रही है, ये भूमि खंड है, ये सभी क्या है, भूमि खंड है। इस भूमि खंड पर नदी बह रही है और बहते हुए आगे जब नदी आई तो आगे जो है पूरी तरह से खड़ी ढाल है, देखिए ये ढाल है पूरी तरह से। तो नदी का जल जो है इस तरह से गिरना शुरू हो जाएगा। इस तरह से जब गिरेगा तो बहुत तेजी से यहाँ पर गिरेगा, ये देखिए बहुत तेजी से यहाँ पर गिरा और इस तरह से फिर आगे इसको रास्ता मिल गया, इस तरह से ये बहने लगी। तो क्या ये बात समझ में आया। तो हमने ये बताया प्यारे बच्चों कि जो हमारी नदी होती है आगे चलकर ये नदी क्या है, एक खड़ा ढाल है, क्या है, एक खड़ा ढाल है। तो ये जो एक खड़ा ढाल है, इसी खड़े ढाल के आगे बढ़ते हुए फिर ये एक कठोर दृढ़ चट्टान होती है। इसी दृढ़ चट्टान या फिर हम इसको बोल सकते हैं अत्यधिक ढाल वाला जो स्थान होता है, इसी पर ही अपना जल को क्या करती है, गिराती है। तो अगर ये जल अपना गिराती है उसी को हम क्या बोलते हैं, जलप्रपात, जिसे वाटरफॉल बोलते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आ रहा होगा, हमने जो आपको समझाने की कोशिश की है वो चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आपके एनसीईआरटी के बुक में इसी तरह से जो डायग्राम है, इस तरह से डायग्राम बना है। इस जगह को आपको जो ये यहाँ पे गिर रहा है इसे आपका वाटरफॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, वाटरफॉल बोलते हैं। वाटरफॉल का मतलब होता है जलप्रपात, जलप्रपात, ठीक है ना। ये वाटरफॉल है। और ये आपके प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया है कि ये जो चट्टाने हैं, ये जो चट्टाने हैं बहुत हार्ड चट्टाने हैं, अत्यधिक कठोर चट्टाने हैं। तो यहाँ पर आपके बुक में दिया होगा कि ये अत्यधिक कठोर चट्टाने हैं। कठोर क्या है, चट्टाने। अत्यधिक कठोर चट्टाने कहने का मतलब वेरी हार्ड रॉक्स हैं। इधर जो आ रहा है क्योंकि इस पर, इसी के ऊपर नदी बह रही है, इस चट्टान, इस पत्थरों को ये काट नहीं पाती क्योंकि बहुत हार्ड होती हैं, ठीक है ना। और ये बहुत ढाल से आ रही, देखिए ये जो आ रही है नदी ना एकदम ढाल है, ऐसा नहीं कि ये प्लेन पे बह रही है, एक ढाल नुमा स्ट्रक्चर है। उसी ढाल नुमा स्ट्रक्चर पे ये बहते हुए आ रही है, फिर आगे एक गहरी खाई पड़ जाती है और उसी गहरी खाई में गिरती है। और बहुत गहरी खाई जो है वो एकदम ढाल वाली खाई है। तो क्या ये बात समझ में आ रहा है कि जो ये नदी बहती है अत्यधिक ढाल वाले स्थान, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग कि अत्यधिक ढाल वाला स्थान है, ढाल वाला स्थान। ढाल वाला स्थान का मतलब, कहने का मतलब समझ रहे हैं क्या, कि जब आपकी नदी बहती है ना तो एकदम ये प्लेन में नहीं बहती। अगर बताइए आप लोग अगर पानी डाल दीजिए किसी समतल पर तो क्या वो पानी बहती है, नहीं। जब उसको कोई ढाल मिल जाएगा, कोई लुढ़ू ऐसे स्लोप मिल जाएगा, कोई एंगल मिलेगा इस तरह से, तो पानी डालेंगे तुरंत बहती हुई चली जाएगी। तो पानी जो नदी का पानी बहती है ना प्यारे बच्चों, तो उसको ढाल मिलती है तभी वो बहती है, उसको कोई एंगल मिलता है, ठीक है ना, तभी बहती है। इसी अत्यधिक ढाल वाले स्थान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टेप एंगल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, स्टेप एंगल। स्टेप एंगल का मतलब होता है अत्यधिक ढाल वाला स्थान। और जो यहाँ पर ये गिर रही है प्यारे बच्चों ना, इसी को बोलते हैं अत्यधिक ढाल वाली घाटी। इसे क्या बोलेंगे, अत्यधिक ढाल वाली घाटी। अत्यधिक ढाल वाली क्या है, घाटी है,
ठीक है ना। और घाटी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वैली बोलते हैं। अत्यधिक ढाल को हमने बोला स्टेप एंगल, तो ठीक है ना, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा स्टेप वैली। क्या हो जाएगा, स्टेप वैली हो जाएगा, यानी कि अत्यधिक ढाल वाली घाटी में गिरती है। क्या ये बात समझ में आई आपका कि नहीं समझ में आई? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो मुझे लगता है कि हर एक कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो चलिए इसी पे हम लोग यही नीचे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे जो नदी होती है वो अत्यधिक ढाल वाले स्थान से, तो लिखें नदी अत्यधिक ढाल वाले स्थान से, अत्यधिक ढाल वाले स्थान से क्या करेगी प्यारे बच्चों, ये देखिए आगे क्या है, अत्यधिक कठोर चट्टाने हैं। और अगर अत्यधिक कठोर चट्टाने हैं, इसे हम शैल भी बोलते हैं, तो अत्यधिक कठोर शैल या फिर क्या है, खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है। तो लिखेंगे अत्यधिक कठोर शैल या अत्यधिक कठोर शैल या क्या, खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है। खड़े ढाल वाली किसमें गिरती है, घाटी में गिरती है, घाटी में गिरती है। और बताइए अगर ये घाटी में गिरेगी तो जहां पर ये पानी गिर रहा है, इस पूरी प्रोसेस को भी, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जलप्रपात, जिसे हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं, जिसे हम जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया वाटरफॉल। क्या बताया था, वाटरफॉल जलप्रपात कहते हैं। तो ये बात समझ में आया, जो नदी होता है अत्यधिक ढाल वाले स्थान से जब जाती है तो उसे आपका क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। तो ये इतनी बात अगर समझ में आ गया होगा तो अच्छी तरह से क्लियर हो गया। मैंने जो समझाने की कोशिश किया है वो चीज आपको अच्छी तरह से, पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर है नदी जो है अत्यधिक ढाल वाले स्थान से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम द रिवर, कहां से, स्टेप एंगल, ठीक है ना। स्टेप एंगल से क्या करती है, अत्यधिक कठोर शैल, वेरी हार्ड रॉक्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर स्टेप वैली जिसे बोलते हैं, फॉल स्टेप वैली, या फिर फॉल के जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, फॉल मतलब गिरना होता है, ठीक ना। गिरती है कहां पर, स्टेप वैली में गिरती है। जिस फिनोमिना, जिस प्रोसेस को, या जिसे हम क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। तो हमने शुरू में क्या बताया प्यारे बच्चों, हमने शुरू में यह बताया कि जो हमारी नदी होती है वो नदी क्या करती है, वो नदी हमारी निकलती है, और कहां से, दृश्य भूमिखंड से निकलती है, ठीक है ना। अगर वो दृश्य भूमिखंड से निकलती है, दृश्य भूमिखंड किस लिए बोले हैं, क्योंकि हमें आंखों से दिखाई देती है, तो वहां पर वो क्या करती रहती, कटाव करती रहती है। क्लियर हो रहा है ना। तो कटाव करने का मतलब है मिट्टी कट कर जा रही, इसी प्रक्रिया को अपर्दन या इरोजन कहते हैं। फिर दूसरे स्टेप पे हमने क्या बताया, वाटरफॉल की बात किया। वाटरफॉल मतलब जलप्रपात की। जलप्रपात में हमने क्या बताया, जब नदी आती है खड़े ढाल वाले स्थान से, और जब वो खड़े ढाल वाले स्थान पर आई तो वेरी हार्ड रॉक्स होते हैं, अत्यधिक कठोर शैलें होती हैं, चट्टानें होती हैं। वहां से जब वो गिरती हैं तो जहां पर गिरती हैं वो अत्यधिक ढाल वाली घाटी होती है। इसी प्रक्रिया को जब जो पूरा जो ये स्ट्रक्चर, ये संरचना, प्राकृतिक रूप जो है, यह प्राकृतिक रूप जहां जहां भी दिखाई देती है, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, जलप्रपात बोला जाता है। अच्छा, अगर हम जलप्रपात की इतनी बात कर लिए हैं तो आपके बुक में साइड में एनसीईआरटी में कुछ दिया है जलप्रपात को लेकर। देखिए जलप्रपात को लेकर उसने दिया है 3 स्थानों की बात किया है, 3 स्थानों की। पहला आपके दक्षिण अमेरिका की बात किया है, दक्षिण अमेरिका की बात किया है। उसके बाद आपका प्यारे बच्चों उत्तर अमेरिका की बात किया है, उत्तर अमेरिका की। और फिर आपका दक्षिण अफ्रीका की बात किया है, दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका महाद्वीप की बात किया है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप की, ठीक ना। इसमें उसने बताया है कि आपका जो दक्षिण अफ्रीका है प्यारे बच्चों, साउथ अमेरिका, उस साउथ अमेरिका में एक प्लेस है, एक जगह है वेनेजुएला। क्या है, वेनेजुएला है। इसी वेनेजुएला में एक जलप्रपात है, यानी कि वाटरफॉल है, उसका नाम है प्यारे बच्चों एंजल जलप्रपात। क्या नाम है, एंजल जलप्रपात। तो लिख लीजिए एंजल जलप्रपात नाम है, आपके एनसीईआरटी में दिया है, एंजल फॉल है, ठीक है ना।
दुनिया की सबसे जिसे कहते हैं विशाल जलप्रपात अगर पूछा जाएगा तो यही एंजल जलप्रपात है। कहां पर है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला कहां है? दक्षिण अमेरिका में। अब उत्तर अमेरिका की बात करेगा तो बोला है यह बॉर्डर पर है। कहां पर है प्यारे बच्चों? बॉर्डर पर है। बॉर्डर का मतलब समझ रहे हो ना, सीमा। अब बात आती है किसकी सीमा पर है, तो दो देशों की। पहला देश है आपका कनाडा और दूसरा देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पर यानी सीमा पर स्थित है। और सीमा पर स्थित जो झील है, जो लेक है, जो झील नहीं जो जलप्रपात है, उस जलप्रपात का क्या नाम है? अगर आप लोग बताना चाहे तो बताइए। बिल्कुल सही पकड़े हैं, नियाग्रा जलप्रपात। क्या है? नियाग्रा। नियाग्रा जलप्रपात है। तो ये नियाग्रा जलप्रपात कहां पर है प्यारे बच्चों? ये आपका कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। और जो ये नियाग्रा जलप्रपात है ना, इसी के ऊपर आपका मिशिगन झील, ओंटारियो झील और नीचे आपका मिशिगन झील है। इसी झीलों के आसपास ही है आपका क्या है? जलप्रपात है। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई ना। अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में भी एक बॉर्डर है, उसी बॉर्डर पर भी एक जलप्रपात है। यहाँ पे जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर, जिम्बाब्वे की जो सीमा है, इनकी सीमा पर आपका विक्टोरिया जलप्रपात है। क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात है। आई थिंक ये बात समझ में आ रहा होगा। जो आपकी एनसीईआरटी में 3 जलप्रपात की बात किया है, यही है। इसमें इंग्लिश और हिंदी में कोई डिफरेंस नहीं है। जितना चीज हमने बताया ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों सेम चीज है। तो ये चीज है क्लियर। आपको अगर क्लियर हो गया होगा तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है ना। चलिए अब इसी के आगे हम लोग चलते हैं, कुछ और चीजों पर लेकर चर्चा करते हैं। नदी की ही बात हो रही है। तो अब आपकी जो नदी होती है, नदी क्या होगी? जब ये नदी आगे बढ़ेगी ना, अब उस झील से, उस जलप्रपात से जब आगे बढ़ी तो आगे बढ़ेगी तो प्यारे बच्चों अब ये किस में आएगी? मैदानी एरिया में आएगी। किस में आएगी? मैदानी एरिया। और जब वो मैदानी एरिया में आएगी प्यारे बच्चों, तो मैदानी एरिया में अब वो मोड़ लेगी। क्या लेगी? मोड़ लेगी। तो लिखेंगे, ये देखिए, अगर मान लीजिए ये हमने भूमि बनाया, समझ लीजिए आपका क्या है? भूमि है। नदी आपकी निकली है, यहां से मान लीजिए नदी निकली, इस तरह से ये वाटरफॉल करते हुए, ये समझ लीजिए ये यहां से ऐसे ऐसे नदी गिरी और नदी गिरने के बाद ये आगे इंटर की। ये देखिए ये नदी इस तरह से इंटर कर लिया। अब ये कौन सा भाग है? हमने कहा ये मैदानी भाग है। ये कौन सा भाग है प्यारे बच्चों? मैदानी भाग है। अब इस मैदानी भाग में ये देखिए ये नदी अब आ गई और किस तरह से बह रही है? बताइए किस तरह से फ्लोटिंग कर रही है, किस तरह से बह रही है? देखिए विसर्पाकार यानी कि मिनांडरिंग शेप में बह रही है। क्या कह रही है? मिनांडरिंग शेप, यानी कि जिसे हम बोलते हैं विसर्पाकार। विसर्पाकार यानी कि इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं मिनांडरिंग शेप। मिनांडरिंग शेप में बह रही है ये जो आपका नदी है। इसको आप क्या समझ लीजिए? नदी। ठीक है ना, ये नदी बह रही है। इसी नदी के ये जो साइड अंदर का धसा हुआ भाग है ना, ये देखिए धसा हुआ है। इधर ये देखिए ये धसा हुआ है, ये धसा हुआ है, ये भी धसा हुआ है। इस धसे हुए भाग को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? विसर्प। ये जो विसर्प है ना, ये विसर्प कुछ और नहीं है, इसी धसे भाग को बोलते हैं विसर्प। ठीक है ना, ये भी विसर्प है, ये भी विसर्प है। यानी कि जो मोड़ पड़ती है, नदी जब बहती हुई जाती है इस तरह से सांप की तरह, जब सांप जैसे सांप चलता है स्नेक ना, तो इस तरह से जो चलती है, जो मोड़ पड़ता है प्यारे बच्चों, उसी को बोलते हैं विसर्प। ठीक है ना। आई थिंक ये बात क्लियर हो रहा होगा। अब आगे जब बात करते हैं तो देखिए ये जो बाहरी साइड का मोड़ है प्यारे बच्चों, ये बाहरी साइड का, इसे ये हम बोलते हैं। इसी बाहरी साइड के मोड़ पर अब मिट्टी जब इस तरह से नदी बह रही है ना, तो ये धीरे धीरे कटाव करने लगती है और ये जो विसर्प है इसके पास आने लगता है। ठीक है ना। तो जब नदी ये कट के जाती है इस तरह से, अपना रास्ता क्या है? ये अब तक यहां तक बह रही है, अब ये रास्ता अपना इस तरह से बदल देगी, यानी कि ये कट गया और ये कटते हुए प्यारे बच्चों इस तरह से दूर भागता चला जाता है, ऐसे दूर भागता चला जाता है। और जब ये इससे कट जाता है तो एक ये आपका क्या बन जाता है? झील बन जाता है। क्या बन जाता है? झील बन जाता है। और इसे आप बोलते हैं चाप झील। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? चाप झील। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं ऑक्सबो लेक। क्या बोलते हैं?
ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको क्लियर बात हो गई समझ में कि किस तरह से कटी नदी। जब बह रही है ना तो ये पहले इस इतने एरिया में बह रही थी, धीरे धीरे अपना स्थान छोड़ दिया, कटाव होते होते ये छोड़ दिया और इतना भाग अब ये क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस तरह से एक झील अलग हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, चाप झील या ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है ना। और किनारे का ये जो हमारा इस साइड का ये भाग होता है, नदी पे देखेंगे प्यारे बच्चों, ये किनारे के भाग को बहुत ऊंचा बांध बनाया जाता है ताकि नदी जब बाढ़ पे तूफान पे आ जाए तो इस पार नदी का जल ना आ पाए, ठीक है ना। वो बांध होता है, ऊंचे ऊंचे बांध होते हैं जिसे हम तटबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तटबंध बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं, लीफ। क्या बोलते हैं, लीफ बोलते हैं, यानी कि तटबंध। तटबंध क्या होता है, जो नदी के किनारे बहुत ऊंचाई पे उठे हुए होते हैं भूमिखंड, उसे ही तट बोलते हैं, तटबंध। अगर आप गंगा नदी या यमुना तो दिखता नहीं, गंगा नदी यमुना आपका दिल्ली में साइड में जाएंगे तब भी दिखेगा। तो अगर आप जाएंगे ना नदी के किनारे देखेंगे तो बहुत ऊंचे उठे हुए भूमि होते हैं, उसी ऊंचे उठे हुए भूमि को तटबंध बोलते हैं। क्यों ऊंचा उठा हुआ होता है, ताकि नदी जब बाढ़ पर आ जाती है, एकदम उफान पर आ जाती है, तो उसका जल प्यारे बच्चों इधर उधर न जा पाए, ताकि बाढ़ की स्थिति ना आए, किसी अन्य जगहों पर प्रवेश न कर सके। इसीलिए किनारे के भागों को क्या बोलते हैं, तटबंध लीफ बोलते हैं। चाप झील आपको समझ में आ गया। बिसर्पाकार, यही जो मिनांडरिंग शेप होता है, ये सांप की तरह जो शेप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बिसर्पाकार। आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा। ये भी आपके एनसीईआरटी में पूरी तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी भी हमने चर्चा कर दिया है। तो वही चीज है, आगे जब नदी चलती है तो कहां प्रवेश किया प्यारे बच्चों, मैदानी भाग में। दिमाग में हमेशा याद रखना कि जो ये बिसर्पाकार मिनांडरिंग शेप में नदी चलती है, कहां पर, प्लेन एरियाज में, मैदानी भागों में ये करती है। क्या आपके बताइए पर्वतों में मिनांडरिंग शेप करेगी, नहीं। पर्वतों में तो खड़ा ढाल होता है, एकदम भागती चली जाएगी, लेकिन मिनांडरिंग शेप प्लेन एरिया में, मैदानी भागों में करती है, ठीक है ना। तो वही चीज अब यहाँ पर लिख देते हैं प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे कि जो आपकी नदी है कहां पे आएगी, मैदानी भागों में। तो लिखिए जब नदी कहां पर आएगी, मैदानी भागों में, मैदानी भागों में क्या करेगी, प्रवेश करती है। मैदानी भागों में क्या करेगी प्यारे बच्चों, प्रवेश करेगी। तो बताइए मोड़दार मार्ग आएगा कि नहीं, तो मोड़दार मार्ग पर बहती है। तो मोड़दार मार्ग पर क्या होती है, बहने लगती है। तो मोड़दार मार्ग पर, यानी कि मिनांडरिंग शेप में बहने लगती है, मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। और अगर ये मोड़दार मार्ग पर बहेगी तो अब उसे क्या बोलते हैं, इसे ही हम बिसर्प कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बिसर्प कहते हैं, जिसे हम बिसर्प कहते हैं। बिसर्प का अंग्रेजी क्या होगा प्यारे बच्चों, मिनांडर होगा, ठीक है, मिनांडरिंग शेप होगा, ये होगा। तो आगे हमने क्या बताया, जो वो शेप होती थी, इस तरह से जो मोड़ होती थी, वो आपका क्या होता है, इस मोड़ को फोल्ड बोलते हैं ना, फोल्डिंग कर लिया या फिर ट्विस्ट कर दिया। बिसर्प को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मिनांडर। जो आपका जो ट्विस्ट हुआ एरिया होता है, या फिर जो बिसर्प वाला क्षेत्र हमने अभी आपको बताया था, उसी बिसर्प से अब वो नदी क्या होता है, कटाव करता जाता है, और कटाव करते हुए हमने बोला कि वो अपना स्थान बदल देता है, फिर वो एक झील बन जाता, ऑक्सबो झील या चाप झील। आपको क्लियर हो रहा है ना, अभी हमने स्ट्रक्चर में आपको समझाया था, ठीक। तो उसी के आगे हम लोग लिखते हैं क्या, बिसर्पों के किनारे पर क्या होता है, वो झील क्यों अलग हुआ, नदी ने अपना स्थान बदला ना। स्थान क्यों बदला, क्योंकि उसका कटाव हो रहा था, दो प्रक्रिया हो रही थी। तो बिसर्पों के स्थानों पर क्या होता है प्यारे बच्चों, अपक्षय की क्रिया होती है और अपर्दन की क्रिया होती है। क्या होती है, अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय का हमने अंग्रेजी क्या बताया था, वेदरिंग बताया था, और अपर्दन का आपका क्या बताया था, इरोजन, ठीक है ना। तो जो आपका क्या होता है, मिनांडरिंग शेप वाले जो बिसर्प होते हैं, बिसर्पों को किनारों पर या सिरों पर
विसर्पों के सिरों के किनारे पर क्या होता है, अपक्षय और अपर्दन की क्रिया होती है, ठीक है ना। अब अगर अपक्षय और अपर्दन वेदरिंग एंड इरोजन हो रही है तो उससे क्या होगा प्यारे बच्चों, उससे जो विसर्प होता है वो लूप के निकट आता है। लूप क्या था, हमने जो इस तरह से बनाया था ना, इस तरह से, ये जो आपका नदी इस तरह से ऐसे घूमते हुए गई थी, तो ये तो आपका ये विसर्प हो गया था, वो मीनांडर हो गया था, और ये आपका लूप हो गया। तो अब ये इसके निकट आता जाता है। क्लियर हो रहा है बात ना। तो वही चीज आप लोग लिख लीजिए, विसर्प लूप के निकट आते जाते हैं। विसर्प जो है, विसर्प लूप के निकट आते जाते हैं, निकट आते जाते हैं। विसर्प का मतलब क्या होता है, मीनांडर। लूप का मतलब होता है लूप, वो जो स्ट्रक्चर ये है, इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, लूप, ठीक है ना। ये जो आपका मून टाइप स्ट्रक्चर है, अर्धचंद्राकार सेमी मून टाइप स्ट्रक्चर, इसी को लूप बोलते हैं। आई थिंक ये बात क्लियर हो रही है ना। अगर ये निकट आता जाता है तो अब यहीं पर ये झील अलग होता जाता है, कट जाता है। तो इसी पर लिखिए, विसर्प लूप नदी तट से कट जाते हैं। अब ये क्या होगा, कटाव होगा ना, तो वही चीज है। तो विसर्प लूप अब क्या होंगे, ये अलग हो जाएंगे कट कर। तो नदी से क्या हो जाएंगे, कट कर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और ये अलग हो जाएंगे तो एक अन्य नया आपका झील बनकर तैयार होगा। हमने बोला था जिसे हम क्या बोलते, चाप झील। तो लिखें, जिसके कारण एक नया झील बनता है और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम चाप झील कहते हैं। चाप झील को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छी तरह से मुझे लगता है जो हमने अभी चीज बताया वो चीज आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं, यानी कि मीनांडर लूप्स कट ऑफ फ्रॉम रिवर, इसको लिख सकते हैं इस तरह से। जो आपका होता है मीनांडर्स लूप क्या हो जाएगा, कट हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है। कट ऑफ कहां से, फ्रॉम द रिवर से क्या हो जाता है, वो कट जाता है। और जब वो कट जाता है तो एक नया झील बनाता है, यानी कि फॉर्म्स न्यू लेक। और जो वो न्यू लेक है उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। क्या ये बात समझ में आया, जिसे हम विसर्प कहते हैं, यानी कि दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मीनांडर, यानी कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मीनांडर, या दिस इज कॉल्ड मीनांडर, ठीक है ना। मोड़दार मार्ग को क्या बोलते हैं, फोल्डिंग, क्या बोलते हैं, फोल्डिंग वे या फोल्डिंग पाथ बोलते हैं, फोल्डिंग वे या फोल्डिंग पाथ बोलते हैं, तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी, क्लियर। और यहाँ पे आपको क्या लिख सकते हैं, मैदानी भागों में क्या होता है प्यारे बच्चों, प्लेन एरिया, ठीक ना। नदी इंटर करती है तो लिख दीजिए व्हेयर नदी इज इंटर, कहाँ, प्लेन एरिया, यानी कि व्हेयर रिवर्स इज इंटर, कहाँ इंटर करती है, प्लेन एरिया। जब प्लेन एरिया में प्रवेश करती है तो वो फोल्ड कर जाती है या फिर ट्विस्ट कर जाती है, और ट्विस्ट करके फिर क्या करने लगती है, आगे निकल जाती है, बढ़ने लगती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मीआंडर, ठीक है ना। तो ये चीज हमने आई थिंक जो हमने समझाना था वो चीज हम समझा दिए। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको प्यारे बच्चों कहीं से कोई दिक्कत ना हो। ठीक, आपके एनसीईआरटी में जो जो चीजें दिया है